बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सरियाफ राज और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जिसकी शिद्दत में इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन बारिश के जो इम्कानात हैं वो भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारी जो वेदर एक्सपर्ट से बात हुई थी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात हुई थी, सरदार सरफराज साहब से, उन्होंने कहा था कि 8 से 9 जनवरी के आसपास कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से एक सिस्टम एंटर होगा हवाओं का, तो उसके बाद चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई सिचुएशन ऐसी बनती नहीं दिखाई दे रही। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिससे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत मुतासिर हो चुका है, जिसकी वजह से निमोनिया बहुत ज्यादा है, गला खराब अनवार, बारिशें तो हो ही नहीं रही, लेकिन धूप भी नहीं निकल रही है। बिल्कुल। जो एक होता था ना एलिमेंट की धूप निकल आती थी तकरीबन कोई 1 से 1:30 बजे के दरमियान और 2 बजे तक रहती थी, तो लोग धूप सेक लिया करते थे या फिर घरों के पर्दे ऊपर कर दिया करते थे कि चले कुछ थोड़ी बहुत जो गर्मी है वो गर्माइश लोगों को मिले, बच्चों को मिले, और यही वजह है कि विटामिन डी बिल्कुल वो मिल जाए। लेकिन अब धूप भी नहीं निकल रही है और यकीन जानिए इससे बड़ी एक अलग सी सफोकेशन हो गई है। हर वक्त आप देखें ना, घर की खिड़कियां बंद हैं, घर के मेन गेट्स बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, तो कहीं से आपको रोशनी भी नजर नहीं आ रही और एक वो गुमसुम खामोशी का माहौल है जो कि लोगों को साइकोलॉजिकली भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि फिर गैस भी नहीं आती, आपको खाने पकाने में भी मुश्किलात का सामना है, आप गैस हीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने फिर उसको अपने आप को शिफ्ट किया था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, तो अब बिजली भी नहीं आ रही है, तो बिजली भी नहीं आ रही। मुझे इतना पता है कि जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग घरों से बाहर निकलते, मुझे आपके एरिया को तो नहीं पता, तब भी लाइट गई होती है। आप घर जाओ 11:30 पौने 12 तब भी लाइट गई हुई होती है। उसके अलावा भी किसी एक्टिविटी के लिए बाहर निकलो ना, फिर वापस हो तो लाइट नहीं होती है। तो वो जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो क्यों इस तरह से शुरू हो गया, उस पर कल भी हमने प्रोग्राम किया था, कल भी सेगमेंट किया था कि क्यों पावर प्लांट बंद है, कहीं पर मेंटेनेंस हो रही है, कहीं पर हम लाइन लॉसेस का शिकार हैं। और कुछ अरसे पहले हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट करने के हवाले से, मैं यही कहने जा रही हूं, एक्सपोर्ट करनी थी। जब आप अपने लोगों को अपने घर में राशन पूरा नहीं है तो आप मोहल्ले में क्यों बांटते फिर रहे हैं? मोहल्ले में मतलब दूसरे मुल्कों को इतने हम फराख दिल और इतने हम वो यहाँ पर दरिया दिली का मुजाहरा कर रहे थे। समझ से बाहर है कि वो किस तरह की प्लानिंग थी, किस तरह का वो डिसीजन था, या किस तरह की वो न्यूज सामने आई थी, वो लोगों को शायद मेरा ख्याल है उलझाने के लिए आई। मुझे लग रहा है कि जैसे सियासतदानों के बारे में अक्सर कहा जाता है ना कि वो उस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि वो किसी न किसी हेडलाइंस का हिस्सा बनते हैं, तो शायद अब हमारे इदारे भी जो है ना, जो हमारे सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वो भी हेडलाइंस और सुर्खियों में रहने के लिए इस किस्म के बयान दाग देते हैं। बट एनीवेज, कल क्या कुछ होता रहा है और आज क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ये आपके साथ जरूर डिस्कस करते हैं टॉप स्टोरीज की सूरत में। पीटीआई से फिर बल्ले का निशान छिन गया। नून लीग में टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात, दानियाल अजीज डट गए। सर्दियों में नजला जुकाम से बचने के आसान टोटके। बरतानवी मुहिम जो सयाह पाकिस्तान में। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आखिरी जो मैच है वो इस वक्त जारी है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन एक मरतबा फिर से रेत की दीवार साबित हुई है। वही बातें, वही हरकतें जो कि पहले भी की जाती थी वो अब भी जारी और सारी हैं। तुक्के से कोई चल गया तो चल गया, अदरवाइज तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउनफॉल का शिकार ही होती जा रही है। जिस तरह से डेब्यू करने वाले नौजवान बैटर साइम अयूब को मौका दिया गया, अब्दुल्ला शफीक भी उनके साथ मौजूद थे, 0 पर ही दोनों पवेलियन लौट गए। फिर सर्दी बहुत थी ना, तो उन्हें उबला हुआ अंडा खाना था, तो दोनों ने अंडे लिए और चले गए। चलिए, तो ये तो मजाक की बात है। और जब हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम आए हैं तो फिर उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, लेकिन बाबर का भी जो एक वो बैड पैच है वो हम देख रहे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं दे सका, वो हम देख रहे हैं कि वो 26 पर पवेलियन लौट गए। साउथ शकील सिर्फ 5 रन बना सके। शान मसूद की बात करें तो वो 35 रन बनाकर आउट हुए और वो उसी तर्ज पर आउट हुए जिस तरह से वो पहले हुए, तो नो बॉल हो गई थी। उसके बाद सेम बॉलर ने वहीं पर विकेट उनकी ली है और वो स्लिप में उनका कैच हुआ है, तो वो सेम पैटर्न पर आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्कोर हुआ 313 रन का, वो हमने देखा कि किस तरह से आमिर जमाल की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी 9वें विकेट की शराकत में। जिस तरह से आमिर जमाल और मीर हमजा खेले हैं वो वाकई में बहुत ही शानदार रहा है और बहुत ही यादगार उनकी जो इनिंग्स थी वो रही है।
बिल्कुल, कल रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हमने देखा कि 88 रन उन्होंने बनाए थे और उसके बाद फिर जिस तरीके से आमिर जमाल की आप बात कर रहे हो, और खैर मैंने तो आमिर जमाल को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, लेकिन मर्द हजरात चूंकि क्रिकेट के खासे शौकीन होते हैं, तो अनवार ने बड़ा विटनेस किया है। अनवार, आप बताइए कि कैसी इनिंग्स रही। आपने कहा ना कि जरिए आप अगर मैं होता वहां पे क्रीज पर, ऑस्ट्रेलिया को ऐसा टफ टाइम दे रहा होता, तो सारा मैच जो है ना सेव करके अपने पास रख लेता। बिल्कुल, और ऐसे ही हुआ है जिस तरह से आमिर खेले हैं, वो यकीनी तौर पर बहुत ही, मेरा ख्याल है, यादगार किस्म की उनकी बारी रहेगी पूरी उनकी जिंदगी में। जिस तरह से उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं, 9 चौके लगाए हैं, और 82 रन की जो इनिंग्स उन्होंने खेली है वो बड़ी ही जबरदस्त थी। हर्षा भोगले की, वो मैं आपको बताता हूं, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे और जो उनकी स्टेटमेंट थी, वो ऑस्ट्रेलियंस को मेरा ख्याल है काफी गुस्सा आया होगा उस स्टेटमेंट पर, कि उन्होंने कहा कि अगर मैं आमिर जमाल होता तो मैं इस ग्राउंड का इस वक्त स्क्रीनशॉट लेता कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियंस ने आमिर जमाल को, जो कि टेल एंडर हैं, उनको आउट करने के लिए 5 खिलाड़ियों को बाउंड्रीज पर खड़ा किया है, क्योंकि ऑसीज वैसे तो आमिर जमाल को आउट नहीं कर पा रहे थे, वो इस काबिल ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने पोते पोतियों को दिखाता, सर्दियों की उन रात में वो स्क्रीनशॉट दिखाता कि किस तरह से ऑसीज ने मेरे लिए फील्डिंग सेट की हुई थी। तो आमिर जमाल के लिए बड़ा जबरदस्त कमेंट था, जो कि बहुत वायरल भी अपलॉडेबल परफॉर्मेंस थी कल आमिर नो डाउट। और जो ओपनर्स है ना हमारे, मेरा ख्याल है उन्हें सीखना चाहिए आमिर जमाल से, जिस तरह की परफॉर्मेंस ऐसा ही है, वो जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए। पता है क्या था, शायद आमिर जमाल को इस चीज का भी गुस्सा होगा कि भाई हम कैसे 113 रन बनाकर आउट हो सकते हैं, कुछ तो हम लोगों को करना होगा। तो वो कहते हैं कि आपने देखा कि टीम को इस वक्त किस चीज की भूख है, तो अकेले एक भूख मिटाने के लिए हमने देखा कि आमिर जमाल मैदान में उतरे और कल पाकिस्तानी टीम के लिए मरते आहन साबित हुए। तो हमने देखा कि बाकियों ने तो टफ टाइम नहीं दिया, लेकिन आमिर जमाल एक अच्छा टफ टाइम देने में कामयाब रहे हैं, और हमें एक अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में एक अच्छा प्लेयर भी मिला है। इस पर मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। साद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौजूद हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग का फैसला था, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान टीम ने जो टॉस जीता और बैटिंग का जो फैसला किया गया था, वो टीम मैनेजमेंट का फैसला था, और उसके बाद वही जो रवायत थी पाकिस्तान की टीम की, वो बरकरार रही। और हमें जो उम्मीद थी कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो सिडनी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक वही अपनी जो रवायती शॉट थी उसको खेलते हुए स्लिप में कैच दे बैठे। और जो डेब्यू कर रहे थे सैम अयूब, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी उम्मीदों पे पानी उनकी फिर गया और वो भी डक पे आउट हो गए। और उसके बाद मैं यहाँ बात करूंगा सबसे पहले कि पाकिस्तान टीम की जो रवायत है वो बरकरार है। आप देखें, पर्थ में कैचेस ड्रॉप किए गए, उसके बाद एमसीजी में कैचेस ड्रॉप किए गए, वही रवायत सिडनी में ही बरकरार में देखी कि सैम अयूब जो कि डेब्यू कर रहे थे। और एक बात समझ से बिल्कुल बालातर है कि हमारे जो यहाँ पे साइंसदान बैठे हैं वो क्या चाहते थे सैम अयूब से। हमने 2 दिन से जो प्रैक्टिस कवर की, उसमें ना ही सैम अयूब को कैचिंग की प्रैक्टिस करवाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो बाबर आजम पहली स्लिप में प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस के दौरान सेकंड स्लिप में सलमान आगा, थर्ड स्लिप में सऊद शकील, और गली में अब्दुल्ला शफीक जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे स्लिप की। सैम अयूब को उन्होंने खड़ा कर दिया, जिन्होंने इस टेस्ट के दौरान ना ही प्रैक्टिस के दौरान स्लिप में उन्होंने फील्डिंग की है। और बिल्कुल ये भी एक हमने देखा कि पता नहीं किसका फैसला था कि उनको स्लिप में लाके खड़ा कर दिया और डेविड वार्नर का उन्होंने कैच छोड़ा। तो खुशकिस्मती उनकी भी है कि डेविड वार्नर कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। तो एक सोचने की बात है कि बाबर आजम जब स्लिप में खड़े हुए थे पहली स्लिप में, तो उनको हटा के सैम अयूब को खड़ा करना आखिर किसका फैसला है? कप्तान का फैसला है, टीम मैनेजमेंट का फैसला है? तो इस पे काफी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा ना साथ कि जहां पर सैम अयूब के हवाले से डिसीजन कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ पाकिस्तानी टीम के लिए, वहीं पर हमने ये भी देखा कि मोहम्मद हसीफ भी अगर वक्त की पाबंदी कर लेते, टीम के पास पहले पहुंच जाते, तो शायद फ्लाइट उनकी यकीनी तौर पर मिस ना होती। और फिर एक वो जो होता है ना कि कोई बड़ा सर पर हो, तो टीम के बाकी प्लेयर्स को भी पता होता है कि हाँ, हमने ट्रेनिंग सेशन में जाना है और किस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है। कोई तो होता जो कि डॉग वॉच रखता उन लोगों के ऊपर। देखिए, वो अब यहाँ पे काफी ऐसी चीजें हमने देखी इस टूर में जो कि पाकिस्तान टीम की नहली कहें तो उसमें दुरुस्त नहीं होगा कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि साबिक खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियन, उनसे मिल रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोचिंग करें, बॉलिंग कोचिंग करें। तो बिल्कुल एक चीज समझ से बालातर है कि जो आपके यहाँ पे कोचेज मौजूद हैं, जो आपके फील्डर कोचेज यहाँ मौजूद हैं, जो बैटिंग कोचेज मौजूद हैं, उनको आप हौसला दें कि यार ठीक है, 2 टेस्ट मैच आप हार गए हैं, अगले पे आप फोकस करें। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ यहाँ पे बिल्कुल आपको चीजें समझ नहीं आ रही और चल रही हैं। और मैं यहाँ पे अगर आपको बता सकूं कि डेविड वार्नर का जो कैच छोटा, थोड़ी अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात कर लूं, तो पाकिस्तान और डेविड वार्नर का जो मुकाबला है
वो 2016 से चल रहा है। आपको याद होगा कि 2016 में जो कि एमसीजी में टेस्ट खेला गया था, उसमें डेविड वार्नर ने 80 रन पे उनका कैच छूटा था, सॉरी नो बॉल हुई थी, तो उन्होंने उसके बाद 144 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद अगर आपको याद हो कि 2019 के वर्ल्ड कप में उनका फिर कैच ड्रॉप किया था 106 रन पे, तो उस वक्त तो वो ज्यादा स्कोर नहीं कर सके थे, तो 107 रन पे वो आउट हो चुके थे। और 2019 की अगर बात की जाए गाबा टेस्ट में, तो उनका भी कैच दोबारा छोड़ा था 56 रन पे, और वहां पे 154 रन की उन्होंने खेली थी। तो अब इस जो टेस्ट थे अभी यहाँ पे जो एमसीजी में खेला गया था, वहां भी उनका जो कैच था वो ड्रॉप किया गया 2 रन पे, उन्होंने 38 रन की इनिंग खेली। जो आज जो उनका कैच ड्रॉप किया गया, उनका जो कैच ड्रॉप हुआ था 20 रन पे, तो उन्होंने 34 रन की इनिंग खेली। तो आप देखेंगे स्लिप की फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप किसी अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ेंगे तो वो आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो लेकिन डेविड वार्नर की बैड लक मैं कहूंगा कि उनका जो आखिरी टेस्ट है वो पहली इनिंग्स में कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सके। तो पाकिस्तान टीम को यहाँ सोचना होगा कि अगर हमने अच्छी फील्डिंग नहीं की तो हम टेस्ट नहीं जीत सकते। तो आप देखें कि आप जो एमसीजी में था, हम जीता हुआ टेस्ट मैच हार गए, एक तारीख बन सकती थी 1995 के बाद, वो हमारे हाथ से निकल गई। तो कुछ गलतियां हमारी टीम मैनेजमेंट की हैं, क्योंकि ना ही फील्डिंग उनसे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनसे अच्छी हो पा रही है। और यहाँ पे मैं अगर बैट्समैनों की बात करूं तो सारा कसूर यहाँ पे इस वक्त आप बॉलर्स को नहीं दे सकते। आप देखें कि हमारे जो बैट्समैन है, शान मसूद नो डाउट अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, एमसीजी में 70 बॉलों में 60 रन किया, लेकिन वो इनिंग्स को लंबा लेके नहीं चले। रिजवान यहाँ पे रन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद थी बाबर आजम से कि वो इस सीरीज में परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमने बाबर आजम को काफी यहाँ पे नोट किया, वो अभी तक मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, अपनी कप्तानी से अभी तक वो बाहर नहीं आ सके। और जहां तक उन्होंने बड़े रन्स करने थे, बताना था कि हाँ भाई मुझे कप्तानी से हटाया है, मैं आपको बड़े रन्स करके दूंगा, लेकिन हमने देखा कि वो बड़े रन्स नहीं कर पाए। उन पे काफी अब तनकीद की जा रही है। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि 3 टेस्ट मैच जहाँ खेले गए पर्थ में, तमाम तर जो शायकीन क्रिकेट थे बाबर आजम को देखने के लिए आते थे। एमसीजी में अगर जिससे ही बात करें वो बाबर आजम के लिए आते थे, लेकिन बाबर आजम ने उनको मायूस किया। और हमने जहां तक नोट किया कि अब तक वो कप्तानी के जो प्रेशर में थे, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, उस चीज से वो बाहर नहीं निकल सके। लेकिन साथ कल आमिर जमाल ने खुश कर दिया है। बाबर अगर मायूस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एक तो 88 रन उन्होंने बनाए हैं, 82 रन आमिर जमाल ने बनाए हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स ने 170 रन बना दिए हैं। बाकी पूरी टीम को देखें तो तकरीबन मेरा ख्याल है तो 125 के करीब या 150 के करीब पूरी टीम स्कोर कर रही है। आमिर जमाल की जो शानदार इनिंग्स रही है उस पर हम कमेंट्री भी सुनते रहे हैं, बड़ी उनकी तारीफें होती रही हैं और बड़ा ही जबरदस्त वो खेले एज अ टेल एंडर। देखिए आमिर जमाल और अभी आके नजरों में आए क्योंकि उनको मौका मिला है बड़े अरसे से, और वो काफी अरसे से मेहनत कर रहे थे और मेरी उनसे काफी अच्छी दुआ सलाम भी आया। तो हमने काफी दफा उनसे भी पूछा, वो भी काफी मायूस थे कि उनको चांस नहीं मिल रहा। और आपको याद होगा कि इंग्लैंड सीरीज में जब उनको चांस मिला था T20 में, तो उन्होंने 14 रन बचाए थे। उसके बाद जब उनको PSL में जब उन्होंने डेब्यू किया तो वहां भी वो मैच के बेहतरीन बॉलर ऑलराउंडर थे। तो कल आप देख रहे कि उन्होंने पाकिस्तान टीम की मेरे नजदीक इज्जत बचाई है। कहा 96 पे 5 खिलाड़ी आउट, आमिर जमाल और रिजवान ने जो अच्छी बारी खेली है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखिए आप फहीम अशरफ को बैक टू बैक चांस दे रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में। एक लड़का अगर वो 40-50 करता है वो डायरेक्ट टीम में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते। जब तक आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे पाकिस्तान टीम की, तो वहां पे जो लड़के ग्रूम हो रहे हैं जो कि सारा साल रन्स करते हैं उनको इज्जत नहीं देंगे, तो जब उनको मौका मिलेगा तो वो रन्स करके देंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग नो डाउट एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है मानते हैं उसको, लेकिन वहां पे जब कोई लड़का 50 करता है, 2-3 खिलाड़ी आउट करता है, तो वो 10वीं टीम में आ जाता है। तो बिल्कुल अगर इस किस्म की अगर हमारी प्लानिंग होगी तो टीम में जब वो लड़के आएंगे तो मायूस ही करेंगे। हमें चाहिए कि हम डोमेस्टिक को इज्जत दें, डोमेस्टिक को इज्जत देंगे तो हमें आमिर जमाल जैसे। अच्छा साथ एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है ना, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो बात करें, मैं खुद इस चीज को इंडोर्स करना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो टैलेंट हंटिंग है ना, अब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग तक ही महदूद करके रख दी है। हमारे बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है कि जहां पर हम अपने ओपनर्स के हवाले से भी कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकें। स्पिनर्स हमारे पास सिरे से है ही नहीं, जो है वो चलते नहीं है। तो ये किस तरीके से फिर हम लोग के सिर्फ एक हर साल के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग आएगी हम तब तक का इंतजार किया करेंगे भाई, यहाँ से कोई 3-4 प्लेयर्स निकलेंगे जिनको उठा के फिर हम लोग कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाएंगे। ओपनिंग पेयर नहीं बन पा रहा। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें तो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी नाअहली है, क्योंकि जो हमारे कोचेज हैं उनको पता नहीं होता कि वो शायद महीने बाद फारिग हो जाए। जो बैटिंग कोच है वो शायद फारिग हो जाए। अभी जो डायरेक्टर साहब है उनको भी नहीं पता कि उनका भी कितना टाइम है। तो वो खिलाड़ियों को उस किस्म के जो मौके हैं, क्योंकि आप देखें कि हर खिलाड़ी को 2-3 महीने के लिए कोई नया कोच मिलता है, नया बैटिंग कोच मिलता है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो पाकिस्तान सुपर लीग ठीक है, एक बड़ा ब्रांड है, वहाँ पे सबकी नजरें होती हैं। तो
हमारा जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेट किया है क्राइटेरिया कि वो यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग, और ये एक बड़ी गलत चीज है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो लड़का परफॉर्म करे वो डायरेक्ट टीम में आ जाए। आप इंडिया को देख ले, रणजी ट्रॉफी उनकी होती है, उसके अलावा वहाँ पे दीगर बेशुमार वहाँ पे डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, तो वहां से वो लड़कियों को लेके आके आईपीएल खिलाते हैं। तो आईपीएल खिलाने के बाद अगर वो परफॉर्म करता है तो वो टीम में आता है, उसको एक रगड़ा मतलब रगड़ा लगता है, बड़े अरसे से वो खेलता है, 4-5 साल वो डोमेस्टिक खेलता है तो वो टीम में आता है। जब वो टीम में आता है तो मेंटली स्ट्रांग होता है, और जब ऑस्ट्रेलिया जैसा टूर मिलता है, इंग्लैंड जैसा टूर मिलता है, तो वहां पे आकर परफॉर्म करते हैं। तो पाकिस्तान में बिल्कुल वो चीज नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्ट सुपर लीग खिला के आप टीम में ले आते हैं और लड़के को आप बिल्कुल एक्सपोज कर देते हैं। मेरे नजदीक इमामुल हक को इस मैच में भी खिलाना चाहिए था, उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए था, चाहे वो फ्लॉप हो रहे थे दोनों टेस्ट में, तीसरा भी खिलाते। सैम अयूब ठीक है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, उसने परफॉर्म करके दिया T20 में, कैरेबियन लीग में उन्होंने परफॉर्म करके दिया, लेकिन एकदम आपके उसको आके आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला रहे हैं, तो ये एक उसके साथ ज्यादती है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर हम ही लोग हैं वो उस पर तनकीद करेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन साथ जैसे से आप कह रहे हैं कि इमाम को एक और मौका दे देते, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न सेट किया गया ना, ये एशिया कप से है। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप, वहां पर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इस टेस्ट सीरीज में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर जो एंड के मैचेस होते हैं ना उसमें उनको तब्दील कर दिया जाता है ताकि अगली सीरीज में फिर कहीं ना कहीं ऐड कर लिया जाए, क्योंकि जिसको भी उनकी जगह लाते हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये कुछ तगड़ी सिफारिश उनके पास मौजूद है, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है उनके पास कि वो बार बार टीम में आ जाते हैं, परफॉर्म भी नहीं करते हैं। देखिए अब जो ड्रॉप किया गया उनको टेस्ट में, तो अब वो आपको शायद लंबे अर्से तक वो टीम में नजर नहीं आएंगे एज अ टेस्ट टीम में, क्योंकि वो कुछ एक बातें तो होती हैं कि क्या वो उनकी पर्ची स्ट्रांग थी, क्योंकि इस्माइल हक साहब भी टीम के साथ मौजूद थे, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो खबरें तो चलती रहती हैं कि क्या उनको सपोर्ट किया जा रहा था, बगैर रन वो नहीं कह रहे थे, फिर भी वो टीम में शामिल थे। इसके साथ आप देखें फ़हीम अशरफ जो कि काफी अर्से से टीम के साथ हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, क्या उनकी पर्ची स्ट्रांग थी? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ चलता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिसकी सिफारिश तगड़ी हो और वो रन्स भी ना कर रहा हो तो वो टीम में आई जाता है। तो दूसरी बात यह है कि हमें अब यहाँ पे सोचना चाहिए कि हम तो ऑस्ट्रेलिया से एक जीती हुई सीरीज थी, मेरे नजदीक एमसीजी में आपके पास अच्छा चांस था, आपके पास जीतने के लिए आपके 5 खिलाड़ी मौजूद थे, 100 रन चाहिए था तो आप हिस्ट्री चेंज कर सकते। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं पाए इस बार भी, तो आपके पास एक अच्छा चांस था। पाकिस्तान टीम यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेल के फिर न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी, वहां पे कप्तान नया होगा, शाहीन शाह अफरीदी होंगे। अब देखते हैं कि वो किस किस्म से पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड में लड़वाते हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए सोचने की बात है कि वो कौन सी टीम खिलाएगा और किसको बिठाएगा। तो साथ क्या मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास बेंच पर भी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास जो पीछे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वहां पर भी कोई अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। शाहीन के हवाले से भी बात करते क्योंकि अपने उनका नाम नहीं है, लेकिन साइम के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं तो पीछे हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि हमें साइम अयूब को ही सामने लेकर आना पड़ा, जानते हुए ये कि वो T20 के प्लेयर है और हम उनसे टेस्ट मैच खिलवा रहे हैं। फिर जब आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की तो उस पर भी अपना कॉमेंट पास कीजिएगा कि टीम मैनेजमेंट को इस वक्त क्या सूझी कि उन्होंने रेस्ट करवा दिया है शाहीन को, वो भी इतने क्रूशल मोमेंट पर, जबकि हमने व्हाइट वॉश से बचना था और शाहीन की फॉर्म भी हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। देखिए शाहीन की अगर हम बात करें तो लंबे अरसे से वो टीम के साथ खेल रहे हैं और आपको याद होगा वो इंजरी के बाइस से वर्ल्ड कप से जब बाहर हो गए थे तो उस वक्त काफी तनकीद की गई थी मैनेजमेंट पे कि उनको आप बैक टू बैक सीरीज खिलाए जा रहे हैं। तो देखें ये चीजें खुद भी प्लेयर को सोचनी चाहिए कि जब जिम्बाब्वे की सीरीज आती है तो आपने नहीं खेलना भाई, आप जब छोटी कोई सीरीज आती है तो आपने नहीं खेलना, आपने मैनेजमेंट से बात करनी है कि छोटी सीरीज है मैंने नहीं खेलना, मैंने 1-2 मैचेस खेलने। क्यों मिचेल स्टार कामयाब है, क्यों हेजलवुड कामयाब है, क्यों इंडियंस के बॉलर कामयाब है? क्योंकि वो अगर बड़ी सीरीज भी हो तो वो 2 मैच खेल के 1 मैच में रेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसका कोई समझ नहीं आती कि वो क्या नहीं, साथ हमारी टीम मैनेजमेंट की यहाँ पर गलती है, ये बड़ी माजरत के साथ हमारे खिलाड़ियों की भूख नहीं मिटती है, क्योंकि देखे ना इंडियंस भी तो मौका दे रहे हैं ना अपनी बी टीम को आगे परफॉर्म करने के लिए। तो जब हमें पता है कि हमारे ए स्टार कैटेगरी के परफॉर्मर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी वजह से हम मैचेस जीतते हैं, तो एटलीस्ट आप दूसरों को मौका दें ताकि हम, फिर वही बात आ जाती है आपके पास बेंच पे स्ट्रेंथ मौजूद हो नेक्स्ट टाइम कोई भी डिसीजन लेने के लिए। देखिए बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बॉलर्स सीनियर बॉलर्स हैं वो कभी नहीं चाहते कि हम किसी जूनियर्स को मौका दें, हम किसी जूनियर्स के लिए 1-2 मैच छोड़ दें, तो ये सारी बात आपको पता ही है कि वो, क्योंकि यहाँ पे उनको बिल्कुल ये समझते हैं कि अगर हमने 1 मैच छोड़ दिया, नया लड़का अगर परफॉर्म कर गया तो शायद हमें फिर बैठना पड़े, तो बिल्कुल वो इनसिक्योर सी फीलिंग उनके जहन में चल रही होती है। तो बिल्कुल आप देखें नसीम शाह की मिसाल आपके सामने है, बैक टू बैक उनको मैचेस खिलवाएंगे और वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, तो और उसके साथ उनकी भी गलती है क्योंकि आप
अगर 2 मैचेस खेल रहे हैं तो आप बताएं मैनेजमेंट को कि मैं अगला मैच रेस्ट करूंगा। जो बड़ा बॉलर होता है, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, इंग्लैंड के बॉलर है, वो छोटी सीरीज नहीं खेलते। विराट कोहली क्यों कामयाब है? विराट कोहली अगर वो छोटी सीरीज भी खेले तो अभी तक उनकी 60-70 से ज्यादा सेंचुरियां हो चुकी होती, क्योंकि वो छोटी सीरीज नहीं खेलते। क्योंकि आप देखें कि जब बड़ा मौका मिलता है तो बड़े मैच में आपको रन भी करके लेकिन साथ इस डिसीजन पर हम देख रहे हैं कि वसीम अकरम और वकार यूनुस दोनों ने ही शाहीन आफरीदी को जो आराम दिया गया उसके फैसले की वो हमें इस वक्त मुखालफत करते भी नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि समझ से बालातर है। और अब ये इन प्लेयर्स को ही सोचना पड़ेगा, इन फास्ट बॉलर्स को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अजीम बनना है या फिर उन्होंने करोड़पति बनना है, क्योंकि लीग्स ये भी नहीं छोड़ते। देखिए बिल्कुल, मैंने वो स्टेटमेंट उनकी सुनी वकार यूनुस की और वसीम अकरम की। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, और हमें ये बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अगर ये टेस्ट मैच खेलते तो वो सिर्फ 3 T20 मैचेस खेलते, 2 में उनको रेस्ट करवाई जाती। तो अब इनको इस टेस्ट मैच में रेस्ट करवा के वो पूरे 5 T20 मैचेस खेलेंगे। तो ये टीम मैनेजमेंट ने आखिर पता नहीं क्या सोच के ये फैसला किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस अहम टेस्ट सिडनी टेस्ट में बिठा के साजिद खान को खिलाया गया। और आप देखें कि पाकिस्तान टीम के जो स्पिनर्स यहाँ मौजूद हैं, ना ही उनको खिलाया गया। अब साजिद खान जो कि लास्ट मैच खेल रहे हैं, फर्स्ट में लीग में स्पिनर खेला, इमरान अहमद जिनको यहाँ पे लाया गया था। और सबसे पहले मैंने अपने वो यूट्यूब पे खबर ब्रेक की थी कि इमरान अहमद इंजरी के बायस वो टेस्ट मैच नहीं खेल सके, तो आस्ता आस्ता वो सीरीज से ही बाहर हो गए। उसके बाद नवाज को बुलाया गया, क्यों? क्योंकि उनका वीजा लगा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। तो बिल्कुल ये चीजें समझ से खबरें आपके पास बड़ी क्रिस्पी सी हैं, हम देख रहे हैं और बड़े मजे से आप हमें बता रहे हैं साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने जैसे वर्ल्ड कप में देखा, और वर्ल्ड कप से जिस तरह से खबरें बाहर आना शुरू हुई, एशिया कप से खबरें आना शुरू हो गई थी कि टीम के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात अब दिखाई दे रहे थे। अभी जब कैप्टन बदला है, फिर T20 के कैप्टन अलग हैं, अभी आप टीम को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, टीम प्रॉपर जेल इन है? देखिए, वो जो खबरें आई थी वर्ल्ड कप के बाद के इख्तलाफात चल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान, और वो कुछ खबरें तो सोशल मीडिया पे इस तरह फैली कि वो हकीकत भी थी उनमें और कुछ हकीकत नहीं भी थी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मसाला ज़्यादा लगाते हैं और उसको उबारते हैं उस चीज़ को। अब बाबर आजम अगर हम देखा जाए तो उनके जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक है दीगर प्लेयरों के साथ, शाहीन के साथ, जो कि इख्तलाफात की खबरें चल रही थी। और लेकिन अब यहाँ पे 3 दिन पहले शाहीन अफरीदी ने अपनी फाउंडेशन यहाँ पे जो उनकी वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने वहाँ पे स्पीच करते हुए शाहीन शाह अफरीदी के सामने ये बोला कि मैं तो चाहता था कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की T20 कप्तानी करें, लेकिन गलती से मैंने सपोर्ट कर दिया शाहीन शाह अफरीदी को। तो कुछ बातें ये हैं कि जो बैक एंड से भी जो हमारे साबिक प्लेयर थे वो भी इन्वॉल्व थे इन चीजों में। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां सेक्टर 11 में टिम्बर गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी हैं, CDA और MCI की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। इतलात यही मौसूल हो रही है कि आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया और आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा सिचुएशन इस वक्त क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर I-11 में आग लगने के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। टिम्बर गोदाम है जहां पर यह आग भड़की है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी पहुंच कर जो है काबू पा लिया। इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, जबकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी की जा रही है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि शॉर्ट सर्किट के बाइस बताया गया है कि ये गोदाम में आग लगी है। इस वक्त कुछ मालूम हो सका है कि कितनी मालियत का नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, जो है इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पर लकड़ी के गोदाम थे और लकड़ी यहाँ पर मौजूद थी। ये देखा गया है क्योंकि धुंध होती है और इसमें जो हीटर चलाए रखते हैं ये बिजली के, उनका इस्तेमाल होता है। उसका भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ और कैसे इस आग ने पूरी तौर पर अपनी लपेट में सारे गोदाम को ले लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इलेक्शन का दौरा है और कहा यह जाता है, बल्कि ऐसे ही है कि पाकिस्तान में मरूसी सियासत होती है और ये कोई आज की बात भी नहीं है, बल्कि इस मरूसी सियासत की जो जड़ें हैं वो क़याम पाकिस्तान से पहले की हैं और इस मरतबा भी इन्हीं बासर सियासी खानदानों के सपूत इलेक्शन में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। चारों सूबों से 36 बड़े और बासर सियासी खानदानों की तीसरी, चौथी और पांचवी नस्ल 2024 के आम इंतखाबात में उतर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बासर सियासी खानदानों के उम्मीदवारों के वालिदैन, दादा परदादा और फिर परदादा के वालिद और नाना भी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर मुंतखब होकर आला तरीन हुकूमती ओहदों पर फाइज होते आए हैं। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो आम आदमी है ना, उसकी एक्सेस ही नहीं है कि वो किसी ना किसी सियासी मुहिम का हिस्सा बन सके। आसान नहीं है उनके लिए, बिल्कुल आसान नहीं है, जहां आपके पास इतने बड़े बड़े जो है ना सियासी मगरमच्छ बैठे हुए हो। बहरहाल सियासी खानदानों की तारीख तो हमने आपको बताई, लेकिन अदालती मामलात की जानिब से जिसमें सबसे अहम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त को मंजूर करके हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था, जिस पर 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ सुने बगैर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज किया था। बिल्कुल। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना गैर कानूनी है, इस इलेक्शन को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बल्ले के निशान के हवाले से वापस लेने के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लतीफ खोसा से कहते दिखाई दिए कि आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई है वो हमें दिखा दें, जिस पर लतीफ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी भी नहीं दिखा सके। चीफ जस्टिस बोले कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएंगे और आप फिर शिकायतें दर्ज करा लीजिएगा। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के लिए नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला है। काफ लीग 2018 में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 जीती हुई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है, जबकि 2018 में नशिस्तों पर सालिक हुसैन, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही और तारिक बशीर चीमा कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते थे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ JOI फे के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ये कहते हैं कि रियासती इदारे, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लें, जो कि लेना भी चाहिए क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन अपनी नहीं चला पा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने पार्टी शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया है और दानियाल अजीज ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में पार्टी मौक़िफ़ को रद्द कर दिया और अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपने बयान पर अभी तक कायम हूं और पार्टी नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो ये जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात है नून लीग के लिए, जहां पर वो जानलेवा है, वहीं पर कुछ ऐसे मेंबरान भी पार्टी का हिस्सा हैं कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अपने ही अंदर के जो लोग हैं वो भी क़यादत से खासे खफा से हमें नजर आते हैं। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से एक बार फिर से महरूम हुई है। अभी इस पर हतमी फैसला आना बाकी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अभी उन्हें भी सुना जाएगा। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके वकील को नहीं सुना गया। आप किस सिमत जाता ये मामला देख रहे हैं? पीटीआई के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान मिल सकेगा या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही ये मामला हल होगा? बस कुछ फर्क ये है कि 2018 का इलेक्शन, 17 का इलेक्शन की तैयारियां और आज रिपीट तो हो रहा है जी। लेकिन फर्क यह है कि जो PMLN और नवाज शरीफ के फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट से हतमी तौर पे आ जाते थे कि सजा ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाल के अकामा पे दे दी और पार्टी सदारत चीफ जस्टिस उस वक्त के जनाब साकिब निसार साहब ने छीन ली और हतमी फैसला दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन कर दिया जो इन फील्ड है। और इनके लिए आसानी ये है कि फैसले वही हो रहे हैं लेकिन बहुत निचली सतह से हो रहे हैं। अब इनके पास इंट्रा कोर्ट अपील है और जो 9 तारीख को लग रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है पीटीआई के पास। उस वक्त सेनेट का इलेक्शन था, अब आप जनरल इलेक्शन है। काम वही हो रहा है, हम दायरे के सफर में हैं। लेकिन आमिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस आपसे जानना चाहेंगे आपका इसमें क्या मौकिफ है कि जो वो काम आप कह रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, जो 2017-18 में भी हुआ, 23-24 में भी वही हो रहा है, उसका नुकसान सियासतदानों को, उनकी जमात को है, जमहूरियत को है, मुल्क की मईशत को है। आप समझते हैं कि ये ठीक है? वो जो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है वो तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन जो नुकसान है वो एट द एंड तो अवाम का ही है।
देखें, आप लोग बहुत जल्दी फौरन आ जाते हैं जब आपके मौक़िफ़ के ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता। जी जी, जब मैं देता हूं तो जो मेरी मर्जी है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझने की जरूरत यह है कि जब आप एक मौक़िफ़ पेश करें कि जी ये हो गया पीटीआई के साथ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये काम पहली दफा नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही। और ये दोबारा हो रहा है। और दायरे का सफर मैंने अभी कहा था, तो आप आ गए बीच में। तो मैं ना ये जवाब पेश कर रहा हूं ना मैं वो जवाब पेश कर रहा हूं। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान की सियासी तल हकीकतें हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है तो क्या होता है। एक नाराजगी वो थी जिसके बदले में नवाज शरीफ ने आके मरियम नवाज के साथ अरेस्ट दी और अपनी पार्टी को बचा लिया, और सियासी मैदान में हर तरह के जिस तरह हुआ था ना महकमा ज़राअत इजाद, और फिर 50 के करीब उम्मीदवारों के आखिरी दिनों में टिकट वापस करा दिए गए। वापस से मुराद कि जमा ही नहीं कराने दिए। शेख वकास अकरम ने पूरे जिला झंग में कोई टिकट नहीं जमा कराया था, अगर आपको याद हो तो चेक कर लीजिएगा। ये मुख्तलिफ होते हैं, हर दफा के नए काम होता, नतीजा वही है। आप इसको और अच्छा और बुरा कहने के लिए तब आए जब आप दोनों को एकदम जायजा पेश करें कि पहले भी ये हुआ था, आज फिर वही हो रहा है। पिंडैट जो रिपोर्ट दे रही है वो यही कह रही है। 2018 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा थे, 2024 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो रहे हैं। चूंकि अब सोशल मीडिया पे पीटीआई और तरीके से वार करती है, पीएमएलएन और तरीके से काम करती थी। इन्होंने उसको पहले से ये क्वेश्चन बना दिया कि ये तो इंतखाबाती मुतनाज़े हैं। उस वक्त भी यही सारी सूरत थी। ये 5 साल पुरानी बात है, कोई बहुत ज्यादा मेमोरी की बात नहीं है कि भूल जाएं लोग। ये जब आप तकाबली जायजा पेश करेंगे फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ना उस वक्त ठीक था ना आज ठीक हो रहा है। उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, ये फर्क है। इसलिए शिद्दत के साथ थोड़ा सा फील हो रहा है कि जब आप रियासत पे हमला करते हैं, उस रियासत के अंदर रहते हुए नाराजगियां भी होती हैं लोगों की, आप तनकीद करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप अपने आम आदमी को उकसा के वहां नहीं ले जाते कि आप जीएचक्यू पे हमला कर दें, आप कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें, आप आईएसआई के ऑफिस पे हमला कर दें। ये फर्क है। अगर हम इस फर्क को समझते हुए करेंगे तो जो पीटीआई की परेशानी है ना, तो आपको और मुझे समझ आ जाएगी कि क्यों शिद्दत है। उसकी वजह 9 मई है कि वो जो लोग सोचते हैं, जो फैसला कर रहे हैं, इस बात को छोड़ दें कि वो गलत है या सही है। वो कहते हैं फिर बीएलए और टीएलपी में और पीटीआई में क्या फर्क है कि वो भी स्टेट एसेट्स पे हमला करें और पीटीआई भी अपने ही लोगों के जरिए खुल्लम खुल्ला करें। अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उनको रियायत देखे ना, अदालतों में हर जगह से मिल रही है। सारों की जमानतें होती हैं, दोबारा नए केस में आ जाते हैं, हमदर्दी भी बनती है, फिर मुश्किल भी होती है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या उनकी तरफ से एक आम माफी आई उनके बानी चेयरमैन की तरफ से कि हाँ मैंने गलती की थी, मुझे सियासत कर लेने दें, मुझे मतलब केसेस हम फेस करेंगे लेकिन हमने की गलती। ये नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि जी जो मुझे पकड़ेंगे कमांडोज तो मेरे लोग जो हैं फिर कंटोनमेंट्स में जाएंगे। बस ये फर्क है, ये समझे तो हम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा भी रिलीफ चाहिए तो वो किसी भी सूरत में सानेहा 9 मई की मजम्मत कर दे। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई वैलिडी डेट नहीं है, किसी भी वक्त जो है ये वो मजम्मत की जा सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता राना साहब, तो जिस तरह दूसरी पार्टियों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, इसी तरह हमने देखा कि पीटीआई ने भी करवा दिए। उन्होंने अपना डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और क्या ये भी जरूरी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात से पहले ही हो? पार्टी तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, और पीटीआई के हवाले से अगर बात करें तो क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले ही हो जाना बहुत बेहतर है? देखें, थोड़ी सी रिसर्च पे मबनी क्वेश्चन हो ना तो फिर आपको इस सवाल की जरूरत नहीं। चलें आप अपना तज्जिया दे दें। 2021 से इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा था। आपको याद होना चाहिए कि शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि यार कोई लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन करा लो। ये बात पीटीआई को लिख लिख के कही गई। 1 साल का टाइम मांगा। पीटीआई ने कहा हमारे इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं। उन्होंने बताया कि आपका आइन 4 साल बाद कह रहा है। उन्होंने कहा मैं 1 साल दे दो। उन्होंने कहा जी 1 साल ले लो। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने पीटीआई के इलेक्शन के साथ ही इलेक्शन कराए हैं, लेकिन अपनी मुद्दत पे करा लिए। ये नहीं हुआ फलां कर दें, ढिमका कर दें, हमें टाइम दे दें। अच्छा, पीटीआई ये मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन सब के इलेक्शन उसी तरह हुए हैं जिस तरह पीटीआई के हुए। फर्क पता क्या है? एक ये कि ये कहते हैं हम तो सबसे बड़ी पार्टी और हम सबसे मुनफरिद, हमारे ऑनलाइन वोटर हैं, हमारा सिस्टम है। इनके 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद सैक किए, तस्लीम नूरानी और जो जस्टिस वजीउद्दीन थे, कि उन्होंने कहा इंतखाबी अमल में धांधली हो रही है। ये मैंने और आपने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। इस दफा ना फजलुर रहमान के इलेक्शन किसी ने चैलेंज किए, ना पीपल्स पार्टी के, ना नून के।
इनके अपने लोगों ने चैलेंज की, चाहे वो मुतनाज़ हो कि जी फलां ने चैलेंज किया, फलां ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पास इनके लोग गए, कोई और नहीं गया, किसी और जमात के लोग नहीं गए। लिहाजा ये सोचना कि जी इलेक्शन के नजदीक सिर्फ इनको कह रहे हैं, ये बात 2021 में हुई थी। 2021 में अदम एतमाद आई थी, कोई याद है आपको? नहीं आई थी। उस वक्त तो पेज एक था, कहानी एक थी, सबको आगे लगाया हुआ था और आगे लगाने का 10 साल का प्रोग्राम था। अब मसला यह है कि ये चीजें क्लैरिटी के साथ हैं, उस वक्त ये समझते नहीं थे, अब गए हैं फांस। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि इनके पास रेमेडी के लिए हर जगह पे चांसेस मौजूद हैं। इन्होंने अब जब दोबारा भी इलेक्शन कराए तो इनको 52 एतराजात बताए गए, इनके मुखालफिन ने लगाया, इलेक्शन कमीशन ने इनके एक्ट रूल्स, ये जो चीज कहते थे वेबसाइट पे आया तो पता लगा 2 साल से वेबसाइट पे वो है ही नहीं। यही वो चीजें इनको फंसा गई। भाई अब आप जब 22, आप ध्यान में रखें, जब आप स्टेट से लड़ने जा रहे हैं या आप ट्रैफिक में रोड पे जा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास अपनी चीजें पूरी होनी चाहिए। और राणा साहब, जिस रेमेडी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो हो भी जाता है, मामला वो मिल भी जाती है, तो बानी पीटीआई का जो मौकिफ है, जो स्टांस है, वो तो हम देख रहे हैं कि बात तो वो फिर भी किसी से नहीं करना चाहते। जब वो पहले ऑपोजिशन में थे, हुकूमत में आ गए, फिर ऑपोजिशन में चले गए, अब जेल में भी मौजूद हैं। जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो अभी भी रियासत के खिलाफ ही है, वो तमाम सियासी जमातों के खिलाफ ही है। बैठना तो वो भी किसी के साथ भी नहीं चाहते। तो मामला फिर आपको लगता है इसी तरह चलते रहेंगे? देखें, अगर वो नहीं बैठना चाहते, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई दफा कहा है कि बैठे बगैर गुजारा नहीं होगा। वो बैठना चाहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो चाहते हैं कि लाड प्यार भी मुझे दोबारा एस्टेब्लिशमेंट दे, गोद में मुझे ले ले, वो नहीं ले रहे। उनको समझ आ गई, वो उन्होंने इदारा जाती फैसला किया। आप DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए जब उन्होंने कहा था कि हफ्तों हमने अपने यहाँ उन आने वाली क़यादत के साथ गुफ्तगू की है जिनके ख्याल में हमें ये अपने आप को सियासत से पीछे हटाना होगा। अब जब सियासत से वो पीछे हटा रहे थे तो फिर ये रियासत पे हमलावर हो रहे थे। ये उसी जिसके खिलाफ मीर जाफर और मीर सादिक थे, उसको बंद कमरों में यानी ऐवान सदर में बैठ के ऑफर कर रहे थे एक्सटेंशन की। कोई एक बात नहीं है उनकी कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी इतनी सिंपलिसिटी है कि जी वो तो बड़े अड़े हुए हैं। नहीं, वो अड़े हुए हैं कि जी आप सिर्फ मुझसे गुफ्तगू करें, इन सबको छोड़ दें। अब ये फिर उनका आर्ट था कि अगर वो सियासत जानते, वो समझते कि हाँ इसका रास्ता मुझे किस तरीके से लेना है, वो नए आर्मी चीफ की आमद पे 26 नवंबर को पिंडी में धरना देके ना बैठते कि इनको ना लगाएं, वो 9 मई ना करते। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मसला सिर्फ 9 मई पे आया हुआ है, वरना सियासी जमातों ने सबने काम किए हुए होते हैं, बयानात दिए हुए होते हैं, तलखी हुई होती है, इदारों से शिकायत होती हैं, लेकिन फिर वो जवाबी शिकायत ही होती हैं, हमले नहीं होते। अच्छा आमिर साहब, आपने कहा ना कि मसला सिर्फ 9 मई का है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि फिर बात किससे की जाए? आया कि उनसे कि जिनके खिलाफ ये लोग हमलावर हुए, या फिर सियासतदानों से? इस वक्त पीटीआई के लिए रास्ता कौन सा बेहतर है कि अगर वो एक बार फिर से सियासी मैदान में दोबारा वापसी चाहते हैं? जमहूरियत किसी से कर लें अगर? बिल्कुल। देखें, जो वक्त होता है ना बात करने का, खान साहब को बड़े मौके मिले, उन्होंने हर दफा दुत्कारा। अब मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं ना 8 फरवरी को, तो उसके बाद ही बात होगी। आपको कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी की सजा मुअत्तल नहीं होती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और खान साहब की सजा मुअत्तल नहीं हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इनको बाकायदा बताया, अत्तर में नल्ला साहब ने कहा कि अब हम ये काम नहीं कर सकते चाहे लार्जर बेंच भी बैठ जाए। तो कल एक किसी की केस आई हुई थी, शायद खालिद लांगू का ही था, उसमें उन्होंने बताया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन लड़ने की किसी को इजाजत दे दी जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्शन तो नहीं वो लड़ रहे। अब अगला मरहला था जमानत का। अब वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस ने ही बैठ के उनको वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे और अत्तर में नल्ला थे, मंसूर शाह थे, इन्होंने इनको जमानत दी। जो पीटीआई के ट्रोल्स उनके बेंच की तश्कील पे उनकी ऐसी की तैसी फेर रहे थे रोजाना की बुनियाद पे, और जब जमानत हुई तो 3-4 घंटे उनको समझ नहीं आई कि ओहो ये तो सुप्रीम कोर्ट से हमें रेमेडी मिल गई, हमें जमानत मिल गई। अगर आप पॉइंट ऑफ लॉ पे जाएंगे, बात करेंगे, रास्ते सबके लिए हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जब आप शुरू हो जाए काजी फायदिसा की ऐसी तैसी फेरनी है, उनके पीछे पूरी अपनी दशनाम की ब्रिगेड छोड़नी है, और जो कि छोड़ी हुई है, तो आप मुझे बताएं आपको रास्ता कैसे मिलेगा? ये उन्होंने सोचना है। अब मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो अब 8 फरवरी के बाद इनसे बातचीत का कोई इम्कान होगा या रास्ता खुलेगा, जो उन्होंने खुद खोलना है।
ठीक है राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी पर हम देख रहे हैं उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि दुरुस्त भी हैं, जिस तरह से उनके उम्मीदवार की अगर हम बात करें, और ख़ुद उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हो चुकी है, एक अटैक उन पर हो चुका है। तो JUIF के लोगों को वही टारगेट फिर कर रहे हैं जो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो ही ना, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन जाए। तो JUIF जिस तरह से बात कर रही है कि उनकी बात को सुना जाएगा, इलेक्शन तो किसी सूरत डिले नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है और पहले वो खुद कुछ हमलों में भी बचे हैं, कोई पहली दफा ये हमला नहीं हुआ जी। स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी दे। अब वो चाहे वजाहत ये आ जाए कि उनकी गाड़ियां सिर्फ फ्यूलिंग के लिए आई हुई थी जब फायरिंग हुई थी, तो वो हो भी सकते थे गाड़ी में। ये एतराज हमारे यहाँ है हर सियासतदान के लिए। जब खान साहब को समझाते थे वो कहते थे नहीं, मैं तो हर सूरत में पब्लिक में आऊंगा, मैंने नहीं रुकना। यहां हर सियासतदान जब उसको जलसों का हो जाए वो रुकता नहीं है। सिक्योरिटी के इदारे अपने सिक्योरिटी अलर्ट्स भिजवाते हैं, बताते हैं कि हमने कोई कन्वर्सेशन चेक की है, हमें कुछ पता चला है, और बहरहाल ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली फिर उन्हीं के ऊपर है कि वो तमाम लोगों की, चाहे वो सियासतदान हो, आम आदमी हो, और हमारे इदारे ये काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती जो सबूताज करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए कार्रवाइयां होती हैं, उनको प्रियम्प्ट भी किया जाता है। कई दफा वाकयात हो जाते हैं, वो तो सामने आ जाते हैं। उनको अच्छा। इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है, और इस इलेक्शन का माहौल बेहतर बनाने के लिए सबको जरूरत है। अब PTI अगर लफ्जों की बजाय 9 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील में चली जाए पेशावर में, वहां से फैसला वो अपने हक में ले सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, 13 तारीख के बाद, 12 के बाद उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी कि मखसूस नशिस्तों से वो हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिर बैलेट पेपर 14 तारीख से छपने शुरू चले हो उनके लिए तो आमिर साहब मखसूस नशिस्तों का मामला है, और हम देख रहे हैं मौलाना साहब को इलेक्शन कैंपेन करने के लिए भी खासे मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन नून लीग की तरफ अगर बात की जाए तो वहां पर टिकटों की तकसीम का जो मामला है ना, वो खासा गंभीर होता चला जा रहा है। मतलब सीट एडजस्टमेंट की बाकी सियासी जमातों के साथ तो मामला अलग, लेकिन अपने खुद के अंदर सिर्फ अयाज सादिक साहब और रोहेल लश्कर साहब वाला मामला नहीं है, एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज साहब वाला भी मामला सामने, इसके अलावा भी मजीद दीगर मामला होंगे जो कि आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इस वक्त यही सूरत हाल रायविंड में बैठे हुए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके पार्टी के लीडर्स, जो पिछले परसों से शुरू हुई है रिव्यू, बोर्ड खत्म हो चुका है। अब ये जो शिकायत है, ये जो सीट एडजस्टमेंट है, यही वो हो रहा है। जैसे कल बलूचिस्तान उन्होंने क्लियर कर दिया, आज हो सकता है सिंध और KP वो क्लियर कर दें। मसला है, बैटलफील्ड है पंजाब, और उसमें अगर आप गिनेंगे तो 8-10 ऐसी जगहों पे हैं कि जहां पे उनको डिसिप्लिन का भी खतरा होता है, और ये पहली दफा नहीं होने लग रहा। ये बड़ी जमातों के अंदर प्रेशर होता है, इसीलिए टिकटें पहले नहीं दी जाती, वो आखिरी दिन तक रोकी जाती हैं कि कहीं को हमारे अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में नाराज होकर ना चले जाए। इसलिए डिसीजन को पेंडिंग किया जाता है, और खास तौर पे जहां तनाजा हो। अभी कुछ दिनों में शायद आज पंजाब के भी कुछ हल्कों की रिलीज हो जाए कि जी ये क्लियर है, चूंकि जलसे शुरू होने हैं। को 25 से 28 जलसे प्लान किए हुए हैं एहसन इकबाल ने, वो बता रहे हैं सबको कि हाँ ये जलसे हमें मुख्तलिफ शहरों में करने हैं, और उनके तमाम लीडरशिप ने, जैसे मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, और लाहौर डिवीजन में हमजा शहबाज, जलसे करेंगे और उन्होंने प्लान किए हुए हैं। अब ये सवाल आएगा, ओहो जी इनके साथ तो लोग ही नहीं है, तो फिर ठीक है, लोग नहीं होंगे तो 8 फरवरी को हार जाएंगे। हमारा मसला है कि जो पार्टी मौजूद हो और अपने वोटर को 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन में ले जाए और वो दिखा दे कि जी मेरे लोग 8 फरवरी को पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। बात कर लेते हैं पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, जहां पर मुख्तलिफ तज्जियाकार, मुख्तलिफ सियासी हल्के पाकिस्तान के आम इंतखाबात की शफाफियत पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए हमें नजर आए हैं। वहीं पर एक इदारा ऐसा भी है कि जिसने एक जायजा रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रही हूँ पलडार की, कि जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। और ये रिपोर्ट है कि इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल की दुरुस्त तस्वीर कुछ ऐसी है कि 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी, और 2024 में इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन पलडाट की रिपोर्ट में पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरियत का नाम दिया बिल्कुल, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात में ताखीर का मतलब निगरान हुकूमतों के क़याम को तवालत देना है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में खदशा भी जाहिर किया गया है कि आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सरबराह पलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने भी
हमेशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पेलडॉट को क्यों लग रहा है कि मौजूदा इलेक्शन ठीक होने नहीं जा रहे हैं, और जो इसका हम देख रहे हैं एक मुकाबला किया जा रहा है वो 2018 के इंतखाबात से किया जा रहा है, तो इसका मतलब फिर यही है कि उस टाइम नून लीग के एतराज़ात थे और वो भी दुरुस्त फिर अब मान लिए गए, और अब जो तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं क्या वो भी फिर दुरुस्त हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे यहाँ जो ओवरऑल इंतखाबात की सूरत हाल है पिछले कई सालों से, ये पिछले सिर्फ 2018 की ही बात नहीं है, अगर आप 1985 से ले लें तो उस वक्त से सूरत हाल यही है कि हर इंतखाबात में किसी न किसी पार्टी को टारगेट किया जाता है या उसको सपोर्ट किया जाता है, और इंतखाबात उसी के हिसाब से फिर शेप होते हैं। तो ये सूरत हाल कमो बेश हमें इस वक्त के इलेक्शन में भी नजर आती है। अगरचे पार्टियों की अपने भी गलतियां हैं और कसूर हैं और ज्यादतियां हैं, उससे इनकार नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल चूंकि हमारे यहाँ जमहूरियत एक, हमने कहा कि रट के अंदर फंस गई है, एक भंवर के अंदर फंस गई है, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे जमहूरियत का सबसे बड़ी रुकावट है। तो यही हमें सूरत हाल 2024 में भी नजर आती है। ठीक। अच्छा बिलाल साहब, ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से आपने बात की है, जिन्होंने तारीख पढ़ी है, जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत से इंतखाबात होते हुए देखे हैं, मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ तज्जियाकार लोग बार बार ये बात दोहराते हैं कि 1970 से लेकर अब तक कोई भी ऐसे इंतखाबात नहीं है जिसमें शफाफियत हमें नजर आई हो। तो क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस दौर में ही नहीं, क्या माजी में भी दुरुस्त सिमत में काम नहीं करता रहा? ये असल में इलेक्शन कमीशन से बहुत ऊपर की बात है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन तो कभी बहुत अच्छा काम भी करता रहा है और इस वक्त भी कर रहा है मेरे ख्याल में। अदालतें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये उससे मावरा एक चीज है जो हमारे पूरे माहौल को जिसके ऊपर ये हावी है। अब बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने तो रिजल्ट ट्रांसमिशन को नहीं कोलैप्स कराया था, आज तक तहकीक ही नहीं हो पाई कि वो क्यों कोलैप्स हुआ। और कहते हैं कोई फोन आया था, कोई कहता है कि किसी ने हमें इशारा दिया था, तो तहकीक भी नहीं हुई। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन से भी जरा बालातर होती हैं। सारे काम ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई बटन दब जाता है और चीजें फिर उसी हिसाब से हो जाती हैं। ठीक है, तो अहमद साहब फिर इसका मतलब जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा रोल हम देख रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का ही है, जिनकी वजह से इक़्तिदार आता है जाता है। आपकी रिपोर्ट में भी इस पर बात की गई है। ये दुरुस्त है, ये हिस्ट्री है हमारी, और इस हिस्ट्री को तस्लीम किया गया है। हमारे जो रिटायर होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने तो बरमला अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि हम पिछले 70 साल से सियासी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, आईनी काम था और अब आइंदा नहीं करेंगे। ये हमने मुख्तलिफ लोगों को इस बारे में एतराफी बयानात भी देते हुए सुप्रीम कोर्ट पे देखा है, 1988 के बारे में, 1990 के बारे में, और बार बार हमने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं। तो ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं रही। लेकिन अब जब ये कह दिया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं सियासत में हिस्सा लेगी, सियासतदान अपने तौर पर तमाम फैसले करें, अब भी आप देख रहे हैं कि सिचुएशन वैसी क्लियर नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। जो फैसला उस तरफ से लिया गया था, क्या वो उस पर कायम है? बदकिस्मती से आसार ऐसे थे कि शायद वो इस अपने कहने को ऑनर करते, लेकिन 9 मई का जो वाकया हुआ उसने चीजों को उलट किया है। 9 मई ने इस सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस की जो सूरत हाल है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वो 9 मई का है। उस वाकये के बाद से हालात अब वो नहीं रहे जो पहले थे, जो बेहतरी की तरफ जाते नजर भी आ रहे थे, तो अब नहीं आ रहे। सही। अच्छा अहमद बिलाल साहब, जिस तरीके से जायजा एक रिपोर्ट है, तो क्या इसमें सिर्फ पाकिस्तान के मामलात को मद्देनजर रख के इस रिपोर्ट को तरतीब दिया गया, या फिर जो आस पड़ोस के हमारे ममालिक हैं, जो इस खित्ते के ममालिक हैं, उनकी इस हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसके ऊपर जो निगाह है, उस आइडियाज को, उन व्यूज को, उन कॉमेंट्स को भी इसका हिस्सा बनाया गया है? क्योंकि आज भी मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं अशोक स्वाइन, वो भी ये बात बरबला कहते हुए अपनी ट्विटर पर नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का माहौल है वो एस्टेब्लिशमेंट बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे रही, और वहां पर पीटीआई को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। तो जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो भी इस किस्म की बातें करते हुए हमें नजर आ रहे हैं।
देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब को हालात खराब होते हैं तो फिर हमारे जो ज्यादा दोस्त नहीं हैं वो भी उससे फायदा उठाते हैं। तो हमें तो कोशिश अपने हालात को खुद, अपने घर के हालात को दुरुस्त करने की है। दूसरे लोग तो बातें करते ही रहते हैं, खुद इंडिया के हालात कहाँ से अच्छे हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी, दुनिया भर के थिंक टैंक यही बता रहे हैं कि वो माजी की किसी भी जमहूरियत के मुकाबले में इस वक्त सबसे बुरे हालात में है, क्योंकि वहाँ पे एक मजहबी शिद्दत पसंदी जकड़ चुकी है उस मुल्क को। लेकिन हमने अपनी इस रिपोर्ट पे गो के पाकिस्तान की बात की है, लेकिन कुछ बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स ने जो जमहूरियत की क्वालिटी को अप्रेज करते रहते हैं, उनकी स्कोरिंग और उनकी रैंकिंग का भी जिक्र किया है। जैसे वीडम का जिक्र किया है, फ्रीडम हाउस का जिक्र किया है, इस्लामिक इंटेलिजेंस यूनिट का जिक्र किया है, वो जमहूरियत के तनाजुर में किया है। और वो सारी जो थिंक टैंक्स की असेसमेंट है वो हमारी असेसमेंट को बहुत अच्छी नहीं है उनके नजदीक। और ऐसे में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसका बार बार जो है वो भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है पीटीआई की होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से या गुमशुदगियों के हवाले से। फिर वजारत खारजा के हवाले से अगर बात की जो साबिक वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जब गिरफ्तारी हो रही थी अदालत के अहाते से, तब हमने देखा कि टीआरटी वर्ल्ड पर भी किस तरीके से ये चीजें हेडलाइंस बनी है। और हमने देखा है कि फिर मुसलसल बैनुल अक़वामी मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता हुआ रहा है, जो कि भी आप थिंक टैंक की बात भी करे थे इंटरनेशनल फोरम से। जी हाँ, जब इस किस्म की बात होती है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर खारजा हैं, 2 दफा वजीर खारजा रहे हैं, बैनुल अक़वामी तौर पे उनका एक नाम है, लोग उन्हें जानते हैं। जब उनके बारे में इस तरह की चीज होती है, मुझे खुद बहुत गम हुआ कि जिस तरह से उन पर तशद्दुद हुआ, उनको जिस तरह धक्के दे के ले जाया गया। तो ऐसी चीजें फुटेज बनती हैं दुनिया भर में, फिर हमारी बदनामी का बायस होती हैं। तो ऐसे मामलात में तो हुकूमत को बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी तो वो है जिनके बारे में माजी में कोई स्कैंडल नहीं है, कोई फाइनेंशियल किसी किस्म का मॉरल स्कैंडल नहीं है। तो ऐसे आदमी के खिलाफ जब आप केस बनाएंगे तो वो खुद बदनामी का बायस बनेगा हुकूमत के लिए। ठीक है अहमद साहब, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि 9 मई के बाद जो हालात हैं वो तब्दील हुए हैं और उसके बाद से ही फिर जो शफाफ इंतखाबात हैं उस पर भी एक सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। लेकिन एक जो दूसरा पैटर्न है हमारे यहाँ वोट देने के हवाले से, जिस तरह से अवाम वोट देते हैं, वो देते हैं बरादरी इज़्म के नाम पर या उनके थाने कचहरी के काम अगर कोई करवा देता है उस बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं। तो जो जमहूरियत के बुनियादी उसूल हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी फिर देख रहे हैं वो भी होती है। देखिए, हर मुल्क की जो जमहूरियत होती है वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होती है। जिस मुल्क के अंदर अवाम ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लिटरेसी की रेट बहुत हाई ना हो, अवाम में गुर्बत भी हो और गवर्नेंस बहुत बुरी हो, तो फिर जाहिर है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से सबसे ज़्यादा तवक्को इसी बात की करते हैं कि उनके वो जो जायज़ काम भी जो ना हो रहे हों हुकूमती इदारों के अंदर, थाने के अंदर, कचहरी के अंदर जो ज्यादती हो रही हो उसका मदावा वो करेंगे। तो मेन तवक्को उनकी अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये होती है, कानून साजी की बजाय और ओवरसाइट की बजाय। तो ये हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं और ये इंडिया में भी ऐसे ही है। इंडिया के अंदर भी वो ऐसी रियासतें जहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेसी का रेट नहीं है, वहाँ पे भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यही करते हैं, वो लोगों के काम करवाते हैं, उनके लिए दफ्तरों में जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये एवोल्यूशन होगी, जैसे हमारे यहाँ तालीम बेहतर होगी, गवर्नेंस बेहतर होगी तो ये भी बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त तो यही सूरत हाल है। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, आपको आने वाले आम इंतखाबात में टर्नओवर कैसा नजर आ रहा है, लोगों की पार्टिसिपेशन कैसी नजर आ रही है? क्योंकि हमें देखे खासी मायूसी की सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है मुल्क में वोटर्स के दरमियान। जब पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो लोग चौक दर चौक घरों से बाहर निकले थे और उन्होंने वोट्स कास्ट किए थे। आपको लगता है कि इस बार भी जो आम इंतखाबात होते हैं लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वैसी हमें नजर आएगी या फिर हालात थोड़े मुख्तलिफ होंगे? देखिए, आमतौर पर तो बहुत मायूसी का इजहार किया जा रहा था नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने से पहले भी, और ये ख्याल था कि बहुत कम लोग उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन खुशकिस्मती से 30% ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं 2018 के मुकाबले में। इससे मुझे कुछ उम्मीद ये पैदा हुई है कि लोगों के अंदर एक जोश खरोश है, एक इंटरेस्ट है। तो ऐन मुमकिन है कि हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो भी पिछले सालों के मुकाबले में अगर बेहतर ना हो तो कम से कम 2018 या 2013 जैसा हो जाए, जो कि 50% से ज्यादा था। तो उम्मीद तो करनी चाहिए, मुझे लगता है कि लोग तादाद में वोट डालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। बढ़ते हैं नाजरीन और अब कुछ बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। बैरून ममालिक में मुकीम
काबिल पाकिस्तान मुल्क व कौम का नाम रोशन करते रहे हैं और आए रोज़ हम डिफरेंट स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते हैं। वहाँ की जो कम्युनिटी भी है उसमें भी अपना एक पॉजिटिव हिस्सा डालते हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी निजात इब्राहिम जावेद हैं जो कि अमरीकी सियासत में अब हमें हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं और इब्राहिम जावेद ने कमिश्नर के ओहदे के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया। बिल्कुल, इब्राहिम जावेद ने ह्यूस्टन से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है और उनकी इंतखाबी मुहिम में कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की है और हॉल में लोगों की भरपूर मौजूदगी ये बता रही है। लोगों ने इब्राहिम जावेद के लिए मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान भी किया और फिर साथ ही साथ उन्होंने भी इस मौके पर कम्युनिटी को यकीन दिलाया है कि वो उनकी फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम करेंगे और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों का वहां की सियासत में हिस्सा लेना यकीनी तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि हम अनवार ये भी देख रहे हैं कि इंडियंस हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव, बिल्कुल ही दूसरे गैर ममालिक में। यही वजह है कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हमें यूरोपियन कंट्रीज में नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसे में पाकिस्तानी लोग भी वहां की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे और लोगों को एतमाद मिलेंगे तो पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, स्पेशली जो हमारे वो ओवरसीज जो कि वहां पर जाते हैं और उन्हें इनिशियली बुनियादों पर जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ये कम्युनिटी जरा स्ट्रांग हो जाएगी। लोगों के मसाइल को हल करने में एम्बेसी बाद में ये लोग अपना पहले किरदार अदा करते हैं। और जैसे पहले भी देखते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज पाकिस्तानियों की बैरून ममालिक में बनी हुई हैं, लेकिन अब उन कम्युनिटीज में से बाहर निकलकर वहां की सियासत में हिस्सा लेना वाकई में एक बड़ी कामयाबी भी है और वहां के लोगों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या दूसरी नेशनैलिटी से भी ताल्लुक रखते हैं, जो भी तमाम कम्युनिटीज वहां पर रह रही हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा किरदार वो अदा कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब भी हम लोग मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें कोई अपना अजीज चाहिए होता है, पहचान बनाने लग जाते हैं। अच्छा, आप कौन से शहर से हैं, कौन से इलाके से हैं, तो जब ऐसे लोग किसी न किसी ओहदे पर बैठे होंगे तो हालात थोड़े साजगार और हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी बार मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टूरिस्ट हैं और एडवेंचरस टूरिस्ट हैं। सयाहत जिसे हम सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं कहते हैं, ये एक शानदार तजुर्बे का नाम भी है। जैसे हम माजी में देखते थे कि हम सफरनामे पढ़ते थे और पढ़ते ही पढ़ते हम उन लोगों के साथ दुनिया के चक्कर भी लगा लेते थे। तो आज के दौर में बहुत ज्यादा आसान हो चुका है क्योंकि अब ये सफरनामे किताबों से निकलकर डिजिटल सफरनामों की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ट्रैवलिंग है, जो टूरिज्म है, उसको अपने उन चैनल्स के थ्रू हम तक पहुंचा रहे हैं। अपनी वीडियो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और आए दिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत हैं वो आते रहते हैं और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे, और ऐसे में से एक टूरिस्ट जो है वो आज न्यू पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। आप उनकी मुलाकात करवाते हैं और द टूरिस्ट इज लॉर्ड माइल्स रॉटलेज। सो वेलकम टू द शो and the very good morning. How are you? Well, very good, thank you. Thanks for having me on the show and thanks for having me in your beautiful country. You're welcome. So, welcome to Pakistan. Welcome to our show. I want to ask you that how you find Pakistan? Oh, actually, and Pakistani people. Well, if I have to be honest, my T-shirt speaks for it all. Oh, I love Pakistan. Honestly, it's an amazing country. I've been here. This is my second time. I'm looking around all the key cities. So I've been to Karachi. I've been to Lahore. I've also been to Islamabad, the capital, and also I've crossed through Torkham from Afghanistan. And I found it to be amazing. Really good people, really strong nation too, and to put it lightly, way better than India. Really? Okay. Certainly, yes. So, which place you find more best? In Pakistan? I would say Lahore. I would honestly say. And why so? It's got a beautiful city centre, but if you go on the outside, you find the real people. They're very kind, good, honest people, hard-working people. And what about the food? Oh, biryani. Oh, really? Beautiful, yes. Oh, I love Pakistani food. It's incredible. When I went to India, I got food poisoning all the time. It was not good. Afghanistan food, very nice, but Pakistan food is next level for me. Okay, so you are doing this from how long and how many countries you have visited? Oh, I've done this for too long, my friend. Okay. No, I would say about 3 years at the moment and over 80 countries. 80 countries? Yes. Okay. Mostly Asian, European, and which one? Well, most of North America and South America. All right. All of Europe as well. East Africa.
some parts of Asia, a lot of Afghanistan too, and a little bit of East Asia. So how did you come up with the idea to start this? Well, it was an accident. I was actually going to go into my investment banking job, and my boss said, Miles, you need to take a holiday. And it was the peak of COVID. And there was only one country open at the time during the height of COVID without a vaccine. It was Afghanistan. So I thought it would be a smart idea to pop down. But unfortunately, the Taliban took over the country around me, and I found myself in the middle of a war zone. So I started posting about it on social media, and everyone saw it. I became famous, and then people started funding my travels, and I built a business around it too. And we read that you've been arrested by Afghan Taliban. Yes, what by was the the GDI. matter? Yes, well, I didn't have a permit, so I'm opening a gold mine in Ghazni, in the Ghazni province of Afghanistan. I've been there about 4 times at that point. On my 5th trip, I went to a mountain range, took some photos in, have a permit. GDI arrested me. They thought I was potentially a spy or someone bad. But then I started speaking to them, the higher-ups, and I made some jokes with them. We had chai. And they were like, "You're actually all right, no problem. Mushkil nishta. You can go." Okay, so how was the experience, overall experience in Afghanistan? It was actually very nice, actually. Well, in the prison, they gave me my laptop. They let me watch movies, listen to music. They let me make phone calls every week, and they were like, "Yeah, sorry this happened, Miles, but we've got laws, and we have to keep you for a minimum amount of time. But we invite you to come back. We even offer you citizenship if you want." Then why you did not like India? As You you just said told us. before. Oh, it was not good. Well, I don't like the caste system. They oppress different types of people, which isn't good to see. Now, there's an area called the Sentinelese. The Sentinelese people are oppressed in India. So they don't even have electricity, running water, and the Indian government haven't visited them since the 90s. So it's very bad to see. And the people in India, I don't want to be mean, but they don't use toilets a lot of the time. They're very unclean people. When I was in India, I was just sitting around it, a nice suburban area, and then some man, well, he pulled out his private parts and started pissing everywhere. It was just very disrespectful. Oh my God. And these people, because they're not religious, I'm Christian, you guys are Muslim, and we're very strong people. But these Hindus over there, not very good. They try to scam me out of money, they try to cause a lot of problems, and I can see it in the geopolitics of your country. They try and cause a lot of problems to Pakistan. I just don't like seeing that. So how different is Pakistan? Well, Pakistan's very good, actually. I think it's a lot more humble, but in a good way. It cares for its people, and India just cares about GDP and cows, pretty much. Okay. Nothing else. And what about, have you explored our northern areas? I need to Okay. explore the northern areas. That's going to be my 3rd trip to Pakistan. Don't tell IS either. I'm joking. And which place you decided to go? Which place? I want to go to potentially Kashmir. India occupied Pakistan. This would be very good to see these areas. Okay, Kashmir. Indian Kashmir, occupied he wants to Okay, visit so your Kashmir. message to other people about Pakistan, that how's the place of Pakistan, how's our northern areas are? Yes. Well, if I'm speaking to any people at home or watching this on social media, I would say come to Pakistan. It's absolutely stunning. It's very cheap for us types of people. You would have a blast. The people will look after you as family, and you have an excellent time. And plus, it's just stunning. You've got amazing architecture, beautiful mountains, beautiful forests. Honestly, I can see myself living in Lahore. Okay, we also want to know about the book you're holding. Oh, thank you, yes. Now, this book over here, this is a very good toilet paper. I'm just joking. It's my book over here. Now, this is my book about the fall of Kabul, Lord Miles in Afghanistan. And it speaks about my time meeting the Taliban and meeting British Special Forces and my experience kind of wiggling my way out of bad situations. Okay. I almost died a few times, but that's the fun of it, isn't it? And you tried anything other than biryani or not? Oh, yes. Well, I've tried sheep brains, Okay. the goat brains. They were very nice too. Which thing? Sheep brains. Sheep brains. Maghaz. Maghaz. Okay, sheep brain. That's what we call it. So do you know any words of Urdu? All right. Oh, I know. Oh, Lahore, Lahore. Lahore. Yes. I'm very sorry, my friend, with that time. No, it's okay. Lahore. Very Lahore, good. Lahore. And how That do you is the say one. I love Pakistan in Urdu? मुझे पाकिस्तान से प्यार है. Mujhe Pakistan से se प्यार प्यार है. है. pyar hai. Very I need to Pyar practice, hai. but I've got the spirit, right? So you Share your any you- lovable memory from the Pakistan. Anyone you like. Oh, thank you. Well, my favorite memory from Pakistan. Well, I arrived through the Torkham border into Pakistan, and I was a little bit nervous. I saw the Afghan side, and I thought, oh dear, something's going to happen potentially. But when I got there, I had Pakistani police waiting for me, and I thought, oh, am I in trouble? But no. They took me on an armed escort all the way through Bashar. They said, if you need anything, we can get it for you. You wanna buy some more clothes? You want to buy some local food? We could be your tour guide. We can look after you. We're here to keep you safe.
We're here to look at foreigners and basically show them around the good side of Pakistan. And that really humbled me too. You do that anywhere in Europe, you do that anywhere in the world. It doesn't happen. You've been to Lahore, you're that's here. how we treat everyone. Like we treat Abhinandan. If you remember. Yes, I remember that. You've been visited to Lahore as you are here. Yes. You've been to Karachi. Oh, yes. You've been to Islamabad. Peshawar, KPK, that side. Yes. So, Islamabad. which is the most Beautiful lovable? place. No. Ethnicity or the cultural dimensions from any area like Sindh, Balochistan, KP side or Punjab. I would say Punjab, that Punjab side, culture. yes. I would say And they're... this ethnicity. Yes, I would say they're very kind. I would say overall, I kind of relate to them more as a Western person, if that makes sense. So Punjabis are more lovable. Okay, so do you have already dahi bhalle or not? No, I do not. Do not. Okay, you must try that, because must. in Lahore, if you do not have dahi bhalle or golgappe, then you are not in must Pakistan. have tried those. Oh, really? Oh, Yes. dear. Well, I'll have to go after this straight away. Yeah, for sure. We can order for you if you want. I would love to, yes. I can ask my team if you want to have dahi Please bhalle and arrange if you some dahi want to have bhalle. A golgappe. plate of dahi bhallas. Good stuff. Well, thank you very much. Okay, so how's the overall experience going? Like tourism, a lot of people want to start that. Yes. What do you think they should do first? Well, you got people that are extreme tourists, so you want to offer something extreme to these types of people. You want to offer more mountaineering. You want people to go up mountains and to beautiful remote places. I would say offer helicopter tours. You can go in a helicopter in New York for 20 minutes for about $1,000. Now, foreigners would pay a lot more. So someone wants to open that business and advertise it, that's very good money. And also, I would say there's places like Cambodia where you can actually shoot guns like, for example, RPGs. If you designate a zone in Pakistan and just let people shoot these weapons for fun, you could charge thousands of dollars to get the Pakistani military, very good people, to show the foreigners, this is how you aim it, this is how you fire, make a fun little YouTube video. That'd be excellent advertisement. Okay, Did you visit any local market in Lahore or Karachi and you bought something for yourself? Oh yes, well, I've bought some of Pakistani pins. So these little pins with a flag on it. Yes, okay. I'm going to export those to England. So I bought a few for myself, a few for my friends, and I'm going to sell them on my online store. So that's going to be quite some good business. Okay, so have you seen some Pakistani YouTubers work? They're also doing vlogging. They're working on tourism. Yes, I've seen quite a few. I don't know them by name. But I watch some of their videos and they go to all these tourist sites and they talk with the locals. And it really opens up your eyes, doesn't it? It's very good to see. Are they doing good? They're doing Or good. you want to give Suggest them them something. some tips? I would say don't sugarcoat it. Don't always smile and say things are perfect, because people like to see the true side. And of course, you go speak to locals, they're going to say, oh, yeah, this is a small problem. That's always good for awareness, because then people can help and people can evolve and people can talk. And what should we do as a Pakistani to encourage a lot of tourists? Ooh. I would just say post about Pakistan on social media. Okay. I would say find English hashtags or American hashtags and just show, hey, this is real Pakistan. Make a quick video. Okay. Talk about the price of food too. Prices are crazy. If you want to go to, say, a burger restaurant in England, it'll be what? $15, $20 for one burger. Over here, $3 or $4. Now that Yes. might be expensive for the average Pakistani, but over here we can splash our cash and enjoy Okay, ourselves. that's great. It's because of our currency as well. Exactly. So बहुत At शुक्रिया least किसी को तो बरतानवी- फायदा हुआ। बिल्कुल बरतानवी मुहिमजोर और माइल्स रॉटलेज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए इस तरह के जो सयाह हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के टूरिज्म को बड़े ही जबरदस्त अंदाज से पोर्ट्रे कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और ये वैसे मैसेज हमें कन्वे करने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज है, जहाँ कहीं भी इस तरह के ओवरसीज को देखते हैं या फिर बाहर से आए हुए लोगों को देखते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल बड़े प्यार से उन्हें वेलकम किया जाता है। तो ये आपका जो रवैया है ना, जो एटीट्यूड है इन लोगों के लिए, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें और मेहमानों को वेलकम करते रहेंगे। हम थैंक यू सो मच लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you for having me. It's been amazing. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच। you. नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि जो मौसम है वो तो सख्त सर्दी का होता जा रहा है। सूरज भी इस वक्त बादलों के पीछे है और धुंध और स्मोक का देख रहे हैं इस वक्त राज बरकरार है, यानी फुल ठंड का मौसम है और खुश्क सर्दी के जो दिन हैं वो जारी हैं। और इस मौसम में हम देखते हैं कि जो बीमारियों के हमले हैं वो भी तेज हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आजकल बीमार हैं, निमोनिया का शिकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो वबाई अमराज हैं, जिसका जुकाम का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना होगा, जो कि हम पर शदीद तौर पर इस वक्त हमला कर भी चुका है और बिल्कुल कर भी चुका है। जिसे आप देखते हैं आपका टी जोन जो है ना खासा चौक सा रहता है, ना आपकी सर का दर्द खत्म होता है, ना आपकी आंखों से पानी आना बंद होता है। लेकिन कई मरतबा हमारा जिस्म इसके खिलाफ जो मज़ाहमत है ना वो नहीं कर पाता। हम डिफेंसिव पोजीशन में नहीं जा पाते, क्योंकि शदीद नज़ला जुकाम से निपटने के लिए दवाओं का सहारा भी हम ले रहे हैं। और फिर इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 3-4 लोग जो हैं वो कोर्सेज कर बैठते हैं एंटीबायोटिक्स के, लेकिन इसके बावजूद उनका जो जुकाम है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता। और कुछ लोगों को तो हम ये देखते हैं अनवार कि उन्हें गले से ही बुखार चढ़ता है, फिर वो 4-4, 5-5 दिन रहते हैं। तो वैसे में होम रेमेडीज क्या हो सकती है? क्योंकि अक्सर हमारे बुजुर्ग हमें यही सिखाते रहे हैं कि जो घरेलू टोटके हैं, ये हकीमी नुस्खे हैं या हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको जरा ज्यादा अच्छे तरीके से जानदार बना देती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। एक हर्बलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल उन्हें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा है कि जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स के आप कोर्सेज कर लें, आपकी तबीयत बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। लेकिन छोटे बच्चों के हवाले से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में इस वक्त छोटे बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और हमने ये भी देखा, कहते हैं कि हींग बांध दो तो आपका जो है ये वाला सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा, आपका ENT जो जोन है ये टोटके घरों में मैंने सुने तो चलते रहते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे इन बच्चों की तबीयत के लिए? अच्छा देखिए, अगर तो कंडीशन वर्स्ट है तब तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह है कि हम प्रिवेंशन को देख लेते हैं कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और दूसरा ये कि अगर हल्का फुल्का है तो फिर हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं घर में रहते हुए। एक चीज़ देखिए कि जो नज़ला ज़ुकाम है वो वायरस का अटैक है, उस पर एंटीबायोटिक ने काम करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वायरस के लिए जो चीज़ें हैं उसको देखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक आपका वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप चाहे 3 कोर्सेज जैसे भी आप कह रही है, और बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास भी पेशेंट्स आ रहे हैं 2-2, 3-3 कोर्सेज कर लिए, लेकिन कोई उनको इफेक्ट नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि सर्दी शुरू होने से पहले बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए खास तौर से, क्योंकि 2 एज ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो इनको वो चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएँ जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो, उनकी बदन में थोड़ी सी गर्माइश पैदा हो। जैसे मिसाल के तौर पे यखनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जिसको हम बोन ब्रॉथ कहते हैं, हड्डियों की जो यखनी होती है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि फ़िश हेड जो होते हैं, मछली के जो सर होते हैं, उनकी अगर यखनी पिलाई जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो आपको जिंक की बहुत बड़ी मिकदार दे देती है, और जिंक जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना छोटा है, उसको उसी हिसाब से 1 टीस्पून भी दी जा सकती है। बड़े हैं तो 1 कप तक पी सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा पी सकते हैं। और जब भी यखनी बनाए तो उसमें कोशिश कीजिए कि हल्दी, लौंग, दालचीनी, बादियान खताई, काली मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन, ये फिश वाली आप बड़ी बता रहे हैं। मिकदार जो उनकी डाल के उसकी यखनी बनाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डबल इफेक्ट देती है। ठीक है, लेकिन सर्दियों की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्दियों में क्या कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा कम हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा हमें नज़ला ज़ुकाम होता है, या फिर ये मौसम की वजह से ही है? देखिए दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो पूरा माहौल बना हुआ होता है वो सर्द होता है और बॉडी उसके साथ कभी कोप अप नहीं कर पा रही होती है। तो बच्चों को, बड़ों को, इवन हम भी, जैसे आपने भी हाई नेक पहना है, मैंने भी हाई नेक पहना है, तो सबसे बेहतर ये है कि अपनी चेस्ट को आप ढक के रखें, अपने सर को जब भी बाहर निकलें कवर करें, स्पेशली ये जो हमारा माथा है, ठीक है, जो हमारी पेशानी है, और पाँव गर्म रखें। ठीक है, ये 3 हिस्से आप बॉडी के गर्म रखते हैं तो बॉडी ओवरऑल आपकी अच्छी गर्माइश महसूस करती है और सर्दी से बच सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी एक्सपोज होंगी तो फिर बहुत चांसेस हैं कि आपको ठंड लग जाएगी और फिर खुदा न खास्ता वो वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के मसाइल ये होते हैं कि उनके पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, वो सॉक्स भी पहन लें तो भी ठंडा, उनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने पर नहीं आ रहा होता। किस किस्म की ग़िज़ा का वो इस्तेमाल करें कि वो टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच हो?
देखिए जैसे मैं बताया कि यखनी का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और यखनी का मतलब यखनी है, उसमें फिर वो फैंसी सूप्स नहीं आ जाते। ठीक है। सिर्फ जो हमारी देसी यखनी टाइप की है, बस जो ब्रॉथ हम कहते हैं, जी तो आपने सिर्फ वो इस्तेमाल करनी है और वो अच्छी है इस मामले में। दूसरा ये कि नट्स का इस्तेमाल और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अभी ब्रेक में एक आवाज़ आई थी देसी घी की, तो देसी घी जो उनसे है वो इस मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है। ठीक है, गुड़ का इस्तेमाल करें, जो हमारी वाइट शुगर है उसको छोड़ दीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, कल बेटी मेरी सुबह सुबह माल्टा खाई थी, मैं कहा इतनी सुबह क्यों माल्टा खाई? कहती पापा ये तो आती ही सर्दी में, तो मैं क्या करूँ? अब उसकी बात भी ठीक है, बात भी ठीक है, हमारी बात भी ठीक है कि आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है, लेकिन किस टाइम पे इस्तेमाल करनी है वो बड़ा मैटर करता है। कि शाम के बाद ठंडे फल इस्तेमाल मत करें, माल्टा कीनू इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमारी ट्रेडिशन थी, रिचुअल था बल्कि, दोपहर कि धूप में बैठ के माल्टे खाए जाते थे, कीनू खाए डॉक्टर साहब जाते अब तो धूप भी नहीं निकल रही। धूप नहीं निकले, लेकिन ये ये कि वो जो उनसे टाइम फ्रेम है हमारा, उसको देखना चाहिए कि 12 से लेके 4 बजे तक के अंदर अंदर हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज हमें यखनियाँ, ड्राई फ्रूट्स और नट्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब एक मिसकॉन्सेप्ट ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी आप क्लियर कर दीजिएगा कि जो ड्राई फ्रूट है उसका इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में करना चाहिए, बड़े गर्म होते हैं तो वो घर वाले भी आपको मना करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि हमारा जो हाथ है वो क्वांटिटी पर बड़ा वो फिर भारी पड़ता है, तो ये एक रीजन है। जब तक हम रज ना जाएं, तब तक छोड़ते पूरा नहीं हैं। साल मेरा ख्याल है हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, पूरा साल खाने चाहिए। अच्छा, गर्मियों में आप हैंडफुल खा लें, ठीक है, सर्दियों में 2 हैंडफुल खा लें। ठीक है, अच्छा ठीक मतलब है। ये तो हो सकता है ना, आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को थोड़ी सी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत, तो बढ़ा लें, कोई मसला नहीं ठीक है। है। लेकिन उसके साथ करना क्या है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। सर्दियों में हम पानी का इस्तेमाल भी कम कर देते हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, तो हमारा पूरा नेज़ल पैसेज जो है वो ड्राई शुरू हो जाता है, हमें खुश्क खांसी, खुश्क नज़ला टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये नज़ला ज़ुकाम हम आजकल देख रहे हैं, नमूनिया देख रहे हैं, उसके लिए बहुत से लोग फिर ये भी हमें कहते दिखाई देते हैं कि हमें वक्त से पहले वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, ताकि वो फिर आपको नमूनिया से बचा लेती है। इसमें इसकी तरफ जाना चाहिए या फिर सबसे पहले तो हमें डाइट पर ही फोकस रखना चाहिए? देखिए, अगर तो आप एक हेल्दी पर्सन है तब तो शॉर्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है। हाँ, अगर कहीं कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज है, तब कुछ बच्चे होते हैं उनको मौसम चेंज होने के साथ या अस्थमा का अटैक हो सकता है या एलर्जीज हो सकती हैं, तो उनको लगवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल बेहतर यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अपने फूड से ठीक करें। और अगर ये आपने शॉट लगवाना भी है तो ये आपको सितंबर में लगवाना चाहिए। तकरीबन ये 2-2.5 महीने के बाद अपनी फुल एफिकेसी पे आता है। तो इसलिए आप अगर अभी लगवाएंगे तो शायद वो फायदा नहीं होगा, जो आपको थोड़ा पहले लगवाना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि हमारे मैदे को इतनी आदत हो चुकी है कि शहरों में रहने के बाद हम लोग जब तक मिलावट वाला दूध इस्तेमाल न करें, हमारे क्योंकि मैदे को आदत हो चुकी है ना कोई अजीज आपके घर गांव से आता है और वो कोई ना कोई सौगात लेकर आता है। कुछ लोग देसी घी लेकर आते हैं, कुछ लोग दूध और मक्खन लेकर आते हैं, कुछ लोग साग लेकर आते हैं, लेकिन वो बस खाने की देरी होती है और आपका पेट खराब हो जाता है। तो उस चीज को किस तरीके से मेंटेन किया जाए? अच्छा, अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अपने बड़े बूढ़ों की, आपने ये बात की, तो बड़े समझदार लोग, हर चीज़ की उन्होंने जो रेसिपीज बनाई हुई हैं बहुत ही शानदार है। मतलब साग के साथ उन्होंने किस चीज़ का तड़का लगाया है? देसी घी का और लहसुन का। लहसुन काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं उसके? मकई की रोटी। अब ये जो कॉम्बो बनता है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये बात की थी कि ये कॉम्बो बड़ा हेल्दी है। इससे अगर आप एक चपाती जो एक डिस्क साइज की, ठीक है, उसके साथ अगर आप साग खा लेते हैं, टूट जाती है। अगर आप उसके साथ साग खा लेते हैं और दिन में 3 दफ़ा भी खा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये उस वक्त प्रॉब्लम करेगा जब वो थोड़ा सा ठीक से पक्का हुआ ना हो, या फिर ये है कि आपने ओवर ईटिंग कर ली हो। अदरवाइज अगर वो मिनिमम क्वांटिटी में आपका रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपने बात की कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता जा रहा है गलत चीजें खा के, तो इसको ठीक भी तो हम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करें, देखें, अच्छी चीजें अच्छे वेंडर्स से मिल जाती हैं, उनको अपनी जिंदगी में लेके आइए और इंशाल्लाह देखें आपके विदिन 6 मंथ्स आपको अपनी हेल्थ में बेहतरी फील हो जाए। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों का फोकस हम देखते हैं कि वो डाइट से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते, विटामिन नहीं ले रहे होते, और उनकी कोशिश होती है जो भी फार्मेसी पर या कहीं भी दस्तयाब विटामिन हैं उनसे हम अपनी सारी ज़रूरत को पूरा कर लिया जाए। जैसे फ्रूट्स हम देखते हैं, विटामिन सी इस वक्त तो
आम हुआ पड़ा है मार्केट में, मतलब 100 वो रुपए नहीं किलो खाएंगे, आपको कैल्शियम चीजें की मिल रही टैबलेट्स ले लेंगे। हैं, टैबलेट्स ले लेंगे। तो फोकस हमारा डाइट से हटके ज्यादा उन चीजों पर आ गया जो कि बंद बोतलों में हमें मिल रहा है। तो उसको आप कितना गलत या सही समझते हैं? हम आसानी पसंद हो गए हैं शायद, ठीक है, हम इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं, हमने अपनी एनर्जीज मुख्तलिफ गलत चीज़ों में डाइवर्ट कर दी हैं और जहाँ पे हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। सप्लीमेंट्स के मैं ज़ाती तौर पे बहुत हक में नहीं हूँ। अनटिल एंड अनलेस वही वाली बात जो शॉर्ट की थी मैंने वैक्सीन की, कि जब आपको ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो आप उसकी तरफ जाइए, 1 से 1.5 महीना खाइए। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल उसका किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं है। 1 से 1.5 महीना खाइए, जैसे ही आपके एनर्जी लेवल बेहतर हो जाते हैं तो फिर आप फ़ौरन स्विच ओवर कर जाइए फूड की तरफ और फिर वहाँ से उसको पकड़ के आगे ले जाइए। तो सप्लीमेंट्स जो उनसे हैं वो आपकी बॉडी में जो सिंथेटिक चीज़ है वो कभी भी उस तरह से सिंथेसाइज, उस तरह से प्रोसेस नहीं हो सकती जिस तरह से नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, मैंने एक देखा है एक फॉर्मूला, मतलब यानी कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, और इसमें डॉक्टर रिजवान उपल भी हैं, मैं हमेशा से उनकी बड़ी तारीफ करती आई हूँ। तो उनके पास मैं जब भी गई हूँ ना, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स के साथ साथ ना मुझे होम्योपैथिक जो कुछ ड्रॉप्स हुआ करते थे ना वो भी साथ दिए। मतलब एलोपैथिक और होम्योपैथिक का जो फॉर्मूला बनाकर आप किसी को डोज देते, मैंने ये देखा है कि लोगों की जिससे रिकवरी होती है ना वो बड़ी देर पा होती है, बजाय इसके कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक टैबलेट्स का ही इस्तेमाल करें। ये अगर डॉक्टर्स अपनी रिकमेंडेशन में ऐड ऑन करना शुरू कर दें तो कितना ईजी हो जाएगा, कितना हेल्पफुल हो जाएगा लोगों के लिए। देखिए, मैं खुद होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है, और हर्बल का मेरा साथ चलता है। लेकिन ये कि जहाँ पे ज़रूरत होती है हम कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप और जो हमारी मेन स्ट्रीम मेडिसिन है एलोपैथिक की, आप वो ले लीजिए, ठीक है, और उसके साथ जो हमारी मेडिसिन है उसमें थोड़ा सा आप गैप रख लीजिए ताकि वो इंटरेक्ट ना कर सके। जी जी जी। क्योंकि केमिकल और नेचुरल एक दूसरे को थोड़ा सपोर्टिव नहीं होते ऐसा। लेकिन ये कि अगर आप सुबह एंटीबायोटिक ली है, 2 घंटे के बाद आपने कोई हर्बल प्रोडक्ट ले ली है तो उसमें फ़ायदा होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, ज़रूर चल सकती है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर वही बात है अगेन कि आपने अगर ट्रीटमेंट लेना है तो फिर बेहतर ये होता है कि किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कीजिए। अगर आप मल्टीपल चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर उसमें ना उस डॉक्टर को पता चलेगा कि मेरे से क्या फ़ायदा हो रहा है, ना पेशेंट को पता चलेगा कि सिम्टम्स जो उनसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिम्टम्स किसकी वजह से क्या बेहतर हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी रिसर्च भी एक आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो गया जहां पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। उसकी वजह कुछ हमारे अताई डॉक्टर्स भी हैं, उसकी वजह यह भी है कि हम लोग भी जल्दी रिलीफ चाहते हैं। तो जो लोग आबादी हो चुके हैं और जिनको अब एंटीबायोटिक का असर भी नहीं होता, उनको मजीद हैवी डोज लेनी पड़ती है, उनको फिर अब क्या करना चाहिए? अच्छा, नहीं, देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो कहीं पे भी आप उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ के आदी हो गए तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, या हमें उसका एडवांस डोज ही चाहिए। ठीक है। एंटीबायोटिक्स जितना बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं हो जाती हैं, उसके बाद वो फ्लश हो जाती हैं, एक टाइम फ्रेम है, उसके बाद वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जिस वक्त आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किया, अब एलोपैथिक डॉक्टर्स भी इवन ये बात नहीं बताते कि आपको एंटीबायोटिक के कोर्स के साथ मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लेना चाहिए। उससे ये होता है कि एंटीबायोटिक आपके जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी तो ख़त्म कर रही है ना, उसको तो नहीं पता ये बैड बैक्टीरिया ये गुड बैक्टीरिया, उन्होंने तो दोनों चीज़ों को, बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। तो आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो तो मज़ीद ड्रॉप हो जाता है एंटीबायोटिक खाने से, वो तो आप ज़्यादा ड्रॉप कर जाते हैं। हाँ ठीक है, सिम्टम बेहतर होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके स्टमक पर पड़ता है। तो इसलिए आपको साथमेन या बी कॉम्प्लेक्स एटलीस्ट ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट डॉक्टर फैसल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाजरीन, और उनका ये बताना था कि जो हमारी डाइट है उसको हमें बेहतर करना है, हमें जो विटामिन्स हैं उनसे भी बचना है, एंटीबायोटिक से भी बचना है, और कोशिश यही करनी है कि घरों में जो टोटके पहले भी इस्तेमाल किए जाते थे उनको, लेकिन मौसम आने से पहले उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। अच्छा, वो जो भी आप बात कर रहे थे ना अनवार के, हम लोग फिर इंस्टेंट रिलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और इंजेक्शंस लगा के हमें ठीक करते हैं। हम भी पता नहीं ऐसी लेजी कॉम बनते जा रहे हैं कि जब तक हमारा बुखार बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा ना, हम घर में 2 पैनाडोल खा ली, हम भी जब तक पूरी तरीके से बीमार नहीं ना हो जाते, कोविड के बाद हम लोग सेल्फ डॉक्टर बने हैं ना, उसकी कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, अगर आपको लग रहा है ना कि एक दिन में आपकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है तो प्लीज डॉक्टर के पास जल्दी चले जाइए और अपना इलाज और अपनी डाइट भी बेहतर। हमें भी सिर्फ जल्दी जाने का कहा जा रहा है। आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।